तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर से सुनिएगा आप लोग। जिस आदमी ने मुझे 8 साल तक अपने बीवी बनाकर रखा, उसी ने एक दिन मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सगुफ्ता, मैंने तुम्हें सिर्फ छोड़ा है, तलाक नहीं दिया है। तुम आज भी मेरी बीवी हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि सलमान मुझे वापस घर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए चाहता था, क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने वाली थी। और उस राज का रिश्ता मेरी शादी से भी पुराना था। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला था। उसकी आंखों में देखते हुए बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे 8 साल से तुम्हारे साथ रहकर इतना तो समझ ही गई हूं कि इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं है। सलमान कुछ पल तो चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चली तो बहुत पछताओगी। मैं हंस पड़ी। पछतावा मुझे उस दिन का था सलमान, जिस दिन मैंने तुम्हारे झूठ पर भरोसा करके तुम्हारे साथ शादी की थी। इतना कहकर मैं वापस चली गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि सलमान के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा सच था जिसे जानने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। 8 साल पहले जब मेरी शादी सलमान से हुई थी, तो मेरी दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की थी। सलमान देखने में अच्छा था, बातें मीठा करता था, और शादी से पहले उसने मुझसे एक ही बात कही थी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर रानी बनाकर रखूंगा। मैंने भी उसकी बातों पर भरोसा कर लिया था। शादी के बाद शुरुआती कुछ महीने सचमुच में बहुत अच्छे गुजरे। सलमान मेरा ख्याल रखता था, लेकिन मेरे लिए बाजार से मेरी पसंद की चीजें लाता था और रात के घंटों मेरे साथ बातें करता था। मुझे लगता था कि मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह देर रात आने लगा, फोन पर किसी से छिपकर बातें करने लगा और मुझे पूछने पर झुंझला जाता। मैं पूछती, इतने देर कहाँ थे? तो वह कहता, क्या काम था? मैं पूछती हूँ, किसका फोन था? तो जवाब मिलता, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी इसी बीच हम दोनों की लड़ाइयाँ झगड़ा होते और लड़ करके सो जाते शुरू कर दिए थे। पहले प्यार से पूछते जाता था, कोई खुशखबरी है? और फिर वही सवाल तानों में बदल जाता। सलमान की माँ अक्सर मुझे घूरते हुए कहती, हमारे घर में बहू ने तो बांझ निकली। मैं चुप रहती, कमरे में जाकर रोती रहती और सलमान से कहती, मुझे डॉक्टर के पास चलो। सलमान हर बार टाल देता, अभी क्या जल्दी है? मैं कहती, 8 साल हो गए हैं। वो गुस्सा करता, क्या हूँ? मुझे उसकी बात समझ में नहीं आती थी। आखिर बच्चा सिर्फ मेरी वजह से तो नहीं हो सकता था, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, सलमान, हम दोनों डॉक्टर से जांच करवा लेते हैं। मेरी बात सुनकर वह अचानक बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम्हें मुझ पर शक है? मैंने कहा, नहीं, मुझे बस सच जानना है। सच जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, और अगर तुमने इस बार दोबारा बात की और पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस रात पहली बार मुझे अपने पति से डर लगा था। कुछ महीने बाद सलमान ने मुझे मायके भेज दिया। उसने कहा, कुछ दिनों के लिए चली जाओ, घर में माहौल ठीक नहीं है। मैं मायके चली गई। मुझे मेरी माँ ने पूछा, सलमान तुम्हें कब लेने आएगा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जल्दी आएंगे। लेकिन हफ्ते दिन बदल गए, महीने बदल गए। सलमान मुझे फोन भी बहुत कम करने लगा। जब मैं पूछती तो कहता, मैं व्यस्त हूँ, बहाना बना देता। एक रात अचानक मेरे फोन पर सलमान का कॉल आया। मैंने तुरंत उठाया। दूसरी तरफ उसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, सगुफ्ता, तुम किसी से कुछ मत कहना, मैं खुद आकर तुम्हें लेने वाला था। मैंने पूछा, क्या हुआ सलमान? मुझे सच बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? उसने वजह बताने के बहाने कुछ नहीं बोला, बस
बोला तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो कुछ सेकंड चुप रहा और बोला बस मुझ पर भरोसा रखना। फिर फोन कट गया। अगले दिन सलमान नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया, चौथे दिन भी नहीं आया। फिर एक रात मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। सामने से एक आदमी ने कहा, अगर तुम सलमान की बीवी हो तो तुम्हें कुछ बातें जाननी चाहिए। मैंने पूछा कौन बोल रहे हैं? उसने कहा नाम जानकर क्या करोगी? असली सवाल ये है कि सलमान ने तुम्हें मायके क्यों भेजा है? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा आप साफ साफ बताइए। वो बोला क्योंकि वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। मेरी सांसें रुक गई। मैंने पूछा कौन है आप? लेकिन फोन कट गया। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने सलमान को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने दोबारा किया, 2 से 3 बार ट्राई किया, उसने फोन नहीं उठाया। और फिर उसके दोस्त आरिफ को फोन किया। आरिफ ने भी पहले बात काटने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने बार बार पूछा तो उसने कहा शगुफ्ता मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन वादा करो तुम खुद को संभालोगी। मैंने कहा बताओ। आरिफ ने धीमी आवाज में कहा सलमान की जिंदगी में कोई और है। मेरी सांसें अटक गई। मैंने पूछा कौन? आरिफ बोला एक औरत, और सलमान उससे शादी करना चाहता है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया है। 8 साल का रिश्ता एक झटके में मेरे सामने कैसे बिखर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर सलमान दूसरी शादी करना चाहता था तो उसने मुझे तलाक क्यों नहीं दिया? मैंने उसी दिन सलमान से बात करने का फैसला किया। 2 दिन बाद वह खुद ही मेरे मायके आया और उसके सामने खड़ी थी। मैंने पूछा तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? उसने मेरी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा। मैंने फिर पूछा जवाब दो सलमान। उसने नजरें झुका ली। उसकी खामोशी ही मेरे सवाल की जवाब थी। मैंने कहा तो मुझे तलाक दे दो। सलमान ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा बस नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। मैंने गुस्से में कहा तुम दूसरी औरत के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, मुझे भी अपनी बीवी बनाकर रखना चाहते हो, आखिर क्यों? वह कुछ नहीं बोला। मैंने कहा क्या तुम्हें मेरे घर में की काम की जरूरत है, या फिर तुम्हें डर है अपनी माँ बाप की कि तलाक देने के बाद तुम्हारा कोई राज सामने आ जाएगा? मेरी बात सुनकर सलमान ने पहली बार मेरी आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में डर था और उसी पल मुझे यकीन हो गया कि बात सिर्फ दूसरी औरत की नहीं थी, उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। मैंने सलमान को जाने दिया, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस राज को हर हाल में सामने लाकर रहूंगी। अगले दिन मैं अकेले सलमान के घर पहुंची। घर बंद था। पड़ोसी की एक बूढ़ी औरत ने मुझे देखते ही कहा बेटी तुम वापस क्यों आई हो? मैंने पूछा क्यों आई हो का क्या मतलब है? वह कुछ पल चुप रही और फिर मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा रख दिया। यह तुम्हारे लिए है। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ते ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रिपोर्ट में लिखा था सलमान के अंदर पिता बनने की क्षमता नहीं थी। मैं फर्श पर बैठ गई। 8 साल से जिस बात के लिए मुझे बांझ कहा गया था, जिस बात के लिए मुझे ताने दिए गए थे, जिस बात के कारण मुझसे घर से दूर किया गया था, उसका सच अब ऐसे सामने आने वाला था। बच्चा मुझसे नहीं सलमान से नहीं हो सकता था, लेकिन फिर से उसने सारी जिंदगी मुझे दोषी बना दिया। मैंने रिपोर्ट सीने से लगा ली और रोते हुए कहा तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला सलमान? तभी पीछे से किसी कदमों की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, सलमान दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बोला तुम्हें यह रिपोर्ट कहाँ से मिली? मैंने रिपोर्ट उसके सामने फेंकते हुए कहा यह मत पूछो कि मुझे कहाँ से मिली, ये बताओ कि तुम 8 साल तक मुझे क्यों झूठा बहाना? बस सलमान चुप रहा। मैंने कहा तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने कहा सगुफ्ता मेरी मजबूरी थी
मैं चिल्लाई, मजबूरी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की थी तुम्हारी मजबूरी, अब तुम्हारी मजबूरी को क्या हो गया है। वो रोने लगा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू झूठे लग रहे थे। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वह मेरे पैरों के पास बैठ गया। सगुप्ता, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कहा, तुमने मुझे कब अपना समझा था? आज जो मुझसे अपना होने की भीख मांग रहे हो। मैं वहां से निकलने लगी, तभी सलमान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वही शब्द दोहराए, सगुप्ता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ा है, तलाक नहीं दिया है, तुम आज भी मेरी बीवी हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, कागजों में शायद मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन दिल से तुम्हारी बीवी होना छोड़ चुकी हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें इज्जत और भरोसे को कत्ल किया था, उसी दिन मैंने तुम्हें बीवी पति मानना छोड़ दिया था। मैं बाहर निकल आई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन मुझे पता चला कि सलमान की जिंदगी में जो दूसरी औरत थी, वह कोई अनजान औरत नहीं थी। वह मेरी सबसे करीबी सहेली थी और उसने ही मुझे मायके भेजने की पूरी साजिश में सलमान का साथ दिया था। लेकिन सबसे बड़ी रहस्य आज भी बनी हुई थी, क्योंकि जब मैंने अपनी सहेली का सामना किया तो उसने रोते हुए कहा, सगुप्ता, तुम जिसमें सच मान रही हो वो पूरा सच नहीं है। सलमान ने तुमसे बच्चा होने वाली बात छुपाई थी, लेकिन उसकी असली मजबूरी कुछ और थी। मैंने पूछा, क्या? उसने कांपते हुए आवाज में कहा, तुम्हारी शादी सलमान से होने के बाद कोई तुम्हारी जिंदगी पर नजर रख रहा था। मैंने पूछा, कौन? उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा अपना कोई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, कौन? उसने जवाब देने के बजाय मेरी तरफ अपनी पुरानी तस्वीर बढ़ा दी। तस्वीर देखते ही मेरे हाथ से फोन गिर गया, और क्योंकि उस तस्वीर में सलमान के साथ जो आदमी खड़ा था वही आदमी था जिसे मैं पिछले 8 साल से मरा हुआ समझ रही थी, और अब वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। अगर वह जिंदा था तो इतने सालों से छिपा क्यों था, और अगर वह सलमान के साथ क्या कर रहा था? उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी शादी सिर्फ एक धोखा नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था जो मुझे जानने समझने पर मजबूर कर रहा था। यह एक ऐसी साजिश थी जिसका जिसका सच मैं अपनी जुबान से निकालना नहीं चाहती थी। मुझे डर लग रहा था। मैंने सलमान से साफ कह दिया कि मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, अब तुम मुझे छोड़ चुके हो। सलमान ने मेरे हाथों को पकड़ते हुए कहा, सगुप्ता, याद करो, मैंने तुम्हें सिर्फ छोड़ा है, तलाक अभी भी नहीं दिया है, इसीलिए तुम अभी भी मेरी बीवी हो। मान जाओ और घर वापस चलो। मैंने कहा, तुम्हारे जैसे खुदगर्ज आदमी के घर जाकर क्या करूँगी? बच्चा तो तुमसे होगा नहीं। घर के काम के लिए तुम्हारी बीवी चाहिए तो एक बीवी ऑलरेडी तुम्हारे पास है, फिर मेरी क्या ज़रूरत है? सलमान ने कहा, सगुफ्ता, बरेली के एक बड़े पीर बाबा साहब के पास मैं गया था, उनकी दवा कभी बेअसर नहीं होती। मैं तुम्हें वहीं ले चलूँगा और देखना कि तुम एक बार की दवा में ही माँ बन जाओगी। मैंने कहा, अगर इतने बड़े पीर बाबा हैं तो अपनी नई नवेली बीवी को यहाँ ले जाओ, उनके पास और बच्चा ले लो। सलमान ने कहा, मेरी दूसरी बीवी पीर बाबा की दवा का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पीर बाबा का इलाज पहली बीवी पर ही कारगर होता है। तुम मेरी पहली बीवी हो तो इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ, एक बार उनके पास चल लो। मैं सलमान को साफ मना कर दी और वहीं छोड़कर मैं अपने घर आ गई। गरीबी की वजह से 5 साल पहले 15 साल की उम्र में मेरी शादी सलमान से कर दी गई थी। वो अपने घर के इकलौता लड़का था और हैसियत में भी काफ़ी पैसे वाला परिवार से था। इसका कोई रिश्ता आते ही मेरे घर वालों ने
उससे मेरी शादी कर दी। लेकिन जब सलमान से मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने मुझे छोड़ दिया और उसने रोशनी नाम के लड़की से दूसरी शादी कर ली। सलमान की दूसरी शादी के साल भर भी हो चुके थे तब से वो अपने मायके में रह रही थी और मुझे यकीन था कि सलमान की दूसरी बीवी से भी उसको बच्चा नहीं होगा तो वो भी मुझे फिर से अपना लेगा। गौतम नगर में सलमान का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मुझे उसके घर की सारी खबरें आसानी से मिल जाया करती थी। सलमान की दूसरी शादी को अब 1 साल हो चुके थे और उससे भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस बात को लेकर सलमान के साथ उसके घर वाले भी काफ़ी टेंशन में थे। सलमान के घर वालों को तो उनके सुने आंगन के खेलने के लिए उनकी वारिस की ज़रूरत थी, लेकिन सलमान के लिए उसकी मर्दानगी का सवाल था। लोग कहते थे कि सलमान नामर्द है, इसलिए उसकी पहली बीवी से कोई बच्चा नहीं हुआ और अब दूसरी बीवी भी खाद पानी और बीज के बिना बंजर हो चुकी है। यही वजह था कि आज सलमान मुझसे मिला और उसने पीर बाबा के पास मुझे चलने की गुजारिश की, लेकिन मैं सलमान की फितरत को बखूबी अच्छी तरह जानती थी। आखिर मैं पूरे 5 साल उसकी बीवी बनकर उसके साथ गुजारा था, फिर भी वो मेरा नहीं हुआ। अगर उसकी दूसरी बीवी वाली रोशनी से बच्चा हो जाता तो मुझे पूछता तक नहीं। मैंने घर का आकर सलमान वाली बात अपनी मम्मी को नहीं बताई, वरना वो सलमान की बातों से राजी हो जाती, क्योंकि मेरा इस तरह में मायके में रहना मेरी मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे घर वाले हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। मेरे 2 भाई जिनकी शादियां हो चुकी थी, घर में मेरी 2 भाभियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं घर में अपनी मर्जी की मालिक थी। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े थे, इसीलिए मुझे लेकर काफ़ी फिक्रमंद रहते। मेरे भाइयों की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कहीं रिश्ता देकर मेरी दूसरी शादी करवा सके, इसीलिए वो भी चाहते थे कि मैं सलमान के पास ही चली जाऊं। यही वजह था कि मैं सैफ सलमान वाली बात घर में किसी को नहीं बताई। 1 सप्ताह बीते थे कि एक दिन सलमान अपनी माँ के साथ मेरे घर आया और उसने मेरे घर वालों से सामने पीर बाबा के पास वाली बात लेके आने वाली बात बता दी और बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि शगुफ्ता मेरे घर की बड़ी बहू बनकर रहे, लेकिन आप लोगों की इसकी कोई परवाह ही नहीं है, वरना इसे साल भर से यहाँ नहीं रहने देते। सलमान की बातें सुनकर मेरी माँ और मेरे बड़े भैया मेरी ओर देखने लगे। मैंने सलमान से कहा, अगर तुम्हारे पीर बाबा की दवा में कोई असर मुझ पर नहीं हुआ तो तुम अपने घर में बनाकर रखोगे या बच्चों के लिए तीसरी शादी कर लोगे? सलमान ने कहा, पीर बाबा की दवा तुम पर ज़रूर असर करेगी शगुफ्ता, तुम मेरी कहने पर एक बार उनके पास चल लो। सलमान की बातों पर मेरे घर वालों को पूरा यकीन था, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि दुनिया में ऐसे कोई दवा नहीं बनी जिसे खाकर कोई औरत प्रेग्नेंट हो सके। सलमान की माँ मेरे सामने बैठ गई, मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही थी और मैं चुपचाप बैठी सोच रही थी कि मेरी और सलमान की शादी की 3 साल बाद जब हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ, तब सलमान की माँ कई दरगाहों पर मन्नतें मांगे जाने लगी। सलमान भी अपनी माँ की तरह इन सब बातों पर यकीन करता था, लेकिन मैं जानती थी कि दुआओं के बच्चे नहीं हुआ करते। 1 साल तक बाबाओं के भटकने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने सलमान को किसी हॉस्पिटल में दिखाने की सलाह दी और मेरी सलाह मानकर उसने इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका डॉक्टर उसके इलाज के भरोसा उठ गया और अपनी माँ के कहने पर उसने रोशनी से दूसरी शादी कर ली। लेकिन 1 साल शादी होने के बाद जब रोशनी भी कोई बच्चा नहीं हुआ, तब सलमान और उसकी माँ को मेरी याद आ गई। तभी मेरे कानों में सलमान की माँ गुड़िया बानो की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, शगुफ्ता बेटा, तुम मेरे कहने पर एक बार सलमान की बातें मान लो और घर चलो। घर वालों की वजह से मुझे सलमान की बातें माननी पड़ी और मैं सलमान के साथ अपने ससुराल आ गई। सलमान का मामा शौकत मियाँ बरेली में रहते थे, उन्हीं के वजह से सलमान और उसकी माँ बरेली वाले पीर बाबा पर पहुंचते थे। वहीं लोग काफ़ी भीड़ होती थी, इसीलिए किसी मरीज को वहां ले जाने से पहले अर्जी लगानी पड़ती थी। मेरे ससुराल पहुंचते ही मेरी सास गुड़िया बानो ने अपनी भाई शौकत मियाँ से बात की और मेरी अर्जी पीर बाबा के यहाँ लगवा दी। अर्जी लगने के कुछ ही दिन बाद मरीज का नंबर आता था
और मैं भी काफ़ी उतावली थी यही देखने के लिए। ससुराल वाले आए हुए 1 हफ्ते गुजर चुके थे। इसी बीच मेरी सौतन रोशनी मुझे बेहद मायूस नजर आई। एक औरत होने के नाते मैं उसका डर बखूबी समझती थी। शायद यही डर था कि अगर पीर बाबा की दवा से मुझे गर्भ ठहर गया तो उसका क्या होगा। सलमान के बड़े से घर में मैं और मेरी सौतन रोशनी के अलावा सलमान के माँ बाप रहते थे। सलमान के पूरे दिन अपने बिजनेस में लगा रहता और रात को घर लौटता। सप्ताह में 2 रातें वो रोशनी के कमरे में सोता और 5 रातें वो मेरे कमरे में बिताता। सलमान के माँ बाप के बाहर वाले कमरे में रहते और घर के अंदर वाले 2 अलग अलग कमरों में हम दोनों सौतने रहती। घर में किचन एक ही था, इसीलिए सुबह और शाम में मैं और रोशनी किचन के साथ ही एक ही साथ खाना पकाते। एक इसी बीच रोशनी को मैं खूब बातें करती और अच्छे बर्ताव से रोशनी का भरोसा जीतने में मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी। रोशनी के अंदर मेरे लिए जो भी गलतफहमियां थी अब वो दूर हो चुकी थी। रोशनी अब खुलकर मुझसे अपनी हर बातें शेयर करती और मैं भी उससे कुछ न छुपाती। रोशनी से मुझे मालूम चला कि मेरी तरह वो भी बेहद गरीब परिवार की लड़की थी। उसके मायके में उसकी सौतेली माँ और उसके सौतेले 3 बड़े भाई, वो लोग रोशनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सौतेली माँ ने ही रोशनी की शादीशुदा सलमान से शादी करवा दी। रोशनी सलमान की बीवी थी, इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं थी। रोशनी के मुंह से उसकी कहानी सुनकर मुझे उसके साथ और हमदर्दी और मजबूती होना हो गया था। 2 शादियों के बाद भी बच्चा ना होने की वजह से सलमान के जानने वाले सलमान को नामर्द समझने लगे थे, लेकिन बीवी होने के नाते मैं जानती थी कि सलमान नामर्द नहीं था। एक औरत की जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने की काबिल तो था ही, लेकिन उसे अंदरूनी कोई ऐसी दिक्कत थी जिसकी वजह से वह अपने दोनों बीवियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था और न ही वो बच्चा दे पा रहा था। इसी कश्मकश में जिंदगी बस यूं ही गुजर रही थी। सलमान अपने दौलतमंद बाप के इकलौता संतान था। उसके माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी को संभालने वाले वारिस की सख्त ज़रूरत थी। औलाद की चाहत में उन्होंने सलमान की 2-2 शादियां कर दी, लेकिन अब तक उन्हें वारिस नहीं मिल पाया था। मुझे अपने ससुराल आए हुए 15 दिन हो गए थे। एक दिन सलमान ने मुझसे कहा, शगुफ्ता, जिस दिन तुम यहाँ आई मैंने शौकत मामा से कहकर उसी दिन पीर बाबा के यहाँ तुम्हारी अर्जी लगवा दी थी। आज मामा का फ़ोन आया था, कल हमें पीर बाबा के यहाँ चलना है। सुबह ही तैयार हो जाना। बरेली यहाँ से काफ़ी दूर है। हम लोग 2 दिन बाद ही यहाँ से दवा लेकर लौट पाएंगे। अगले ही दिन सलमान और उसकी अम्मी के साथ मैं बरेली के लिए निकल पड़ी। रात के 11 बजे हम लोग बरेली पहुँचे और सलमान के मामा शौकत मियाँ के यहाँ रात गुजारी। अगली सुबह उठकर हम लोग पीर बाबा नियाजुद्दीन बाबा के दरगाह पर पहुँचे। शाम तक एक अधेड़ आदमी मेरे पास आया और उसने मेरे हाथ में एक दवाई की पुड़िया थमा दी और बोला, इस पुड़िया को जो दवा है उसे हर रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो ये दवा बंद कर देना। मिलते ही सलमान और उसकी अम्मी बेहद खुश हो गए और हम लोग घर लौट आए। शाम की चाय देने मैं अपनी सास के कमरे से वापस अपने कमरे में लौटी तो मेरे कमरे में मेरी सौतन रोशनी बैठी हुई थी। मैंने पूछा, रोशनी क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान सी क्यों लग रही हो? रोशनी ने कहा, बाजी तुम्हें पीर बाबा की दवाई मिल गई? मैंने कहा हाँ, मगर तुम इतनी उदास क्यों हो? रोशनी ने गहरी सांस ली और बोली, अगर पीर बाबा की दवा से तुम प्रेग्नेंट हो गई तो क्या सलमान मुझे तलाक दे देगा? रोशनी के मुंह से यह बातें सुनकर मैं उस पर बेहद दया आई। मैं रोशनी के पास बैठ गई और बोली, रोशनी, मैं तुम्हें अपनी सौतन नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन मानती हूँ। यकीन करो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और नहीं जाने दूंगी। रोशनी की मायूसी देखकर मैंने कहा, बाजी अगर वो मुझे तलाक दे देगा तो मैं चली जाऊंगी। रोशनी की यह बात से मेरा कलेजा फट गया। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, अगर तुम्हें वो छोड़ देगा तो तुम कहाँ जाओगी? मैं जानती हूँ कि मायके में तुम्हारा सगा कोई नहीं है। तुम्हारे 3 सौतेले भाई हैं और तुम्हारी सौतेली माँ किसी भी कीमत पर तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगी। इसीलिए तुम कभी ऐसा सोचना भी मत।
जितना मेरा घर है उतना तुम्हारा भी है, समझी। 2 सप्ताह के अंदर ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ तो सलमान और उसके माँ बाप खुशी से पागल हो गए। उन्हें उनका वारिस मिल चुका था और सलमान पर लगा नामर्द का कलंक अब मिट चुका था। इसी खुशी में सलमान ने घर में रिश्तेदारों की दावत रखी, लेकिन मैं रोशनी को देखकर परेशान हो रही थी। मेरे प्रेग्नेंट होने से सबसे ज़्यादा नुकसान तो रोशनी का ही था। मैं अपने कमरे से निकल ही रही थी कि मेरे पास आया और बोला, तुमने आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुनाई है, इसलिए आज से सप्ताह के रातों ही मैं तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। सुगुफ्ता इतना कहकर सलमान ने मेरे हाथों को चूम लिया और बाहर चला गया। उसके जाते ही मेरी सास गुड़िया बानो मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोली, शगुफ्ता आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ तुम आराम करो, अपने बेड पर लेटी रहो। रोशनी के बारे में मैं सोच रही थी कि अपनी खुशी के लिए रोशनी की ज़िंदगी को मुसीबत में मैंने डाल दिया। अब वो बेचारी इस घर में एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। रोशनी के मायके में भी उसका अपना सगा कोई नहीं है, वहाँ जाकर अपना गम हल्का कैसे कर सकती थी। लेकिन उसे अभागी के पास तो अपना मायका भी नहीं था। अगले दिन घर में दावत के ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। सबके लिए खास यही था क्योंकि मैं सलमान के घर का उसका वारिस देने जा रही थी। इसी बीच रोशनी किसी नौकरानी की तरह पूरे दिन घर के मेहमानों की खातिरदारी में लगी रही, लेकिन उसने पूछने वाला कोई नहीं था। 15 दिन और बीत चुके थे। इसी बीच सलमान एक रात के लिए भी रोशनी के पास नहीं गया था। इस बात को लेकर मैं रोशनी के नज़रें नहीं मिला पा रही थी। शाम को मैं किचन में गई तो रोशनी मुझे वहाँ मिल गई। मैंने उससे कहा, आज रात सलमान तुम्हारे पास सोएगा। रात को सलमान आया तो मैंने उससे कहा, सलमान आज की रात तुम रोशनी के पास चले जाओ। वो बोला, तुम इस हालात में मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही सलमान मेरे कमरे से बाहर निकला, उसे रोशनी ने रोक लिया और गुस्से से बोली, तुम्हारे पास मेरे लिए ज़रा भी वक्त नहीं है, तो मुझे तलाक क्यों नहीं देते। रोशनी को सलमान की इस बातें करते हुए सुनकर मैं बेहद हैरान हुई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं आकर रोशनी को शांत कर सकूं। रोशनी के बातों से सलमान भी गुस्से में आ चुका था और उसने रोशनी को बोल दिया, तलाक तलाक तलाक। सलमान की माँ और अब्बू यह सब अपनी आंखों से देख चुके थे, लेकिन वो भी कुछ न कर सके और उनकी आंखों में सोने की नींद गायब हो चुकी थी। एक दिन मैं सलमान के साथ अपने छोटे बेटे को लेकर गौतम नगर आकांक्षा हॉस्पिटल में गई। मेरे बेटे को निमोनिया की शिकायत हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने उसे एडमिट कर लिया। अपने बेटे के साथ मैं हॉस्पिटल में रुक गई और सलमान चला गया। रात को अपने बेटे के पास लेटी हुई थी। एक नर्स वार्ड में आई और जिसे देखते ही मैं उछल पड़ी। ये रोशनी थी। मैं झट से उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ बोली, रोशनी तुम कैसी हो। मुझे इस तरह देखकर रोशनी के चेहरे में काफ़ी रंग फीका पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद मुझे देखती है और फिर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाजी, तुम कैसी हो, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उसे बताया कि मेरे छोटे बेटे को निमोनिया हो गया है, तो वो काफ़ी देर तक मेरे बेटे के पास रही। फिर उसने बताया कि वो हॉस्पिटल में नर्स के जॉब करती है। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी। रात के 2:30 बजे चुके थे। रोशनी मेरे वार्ड में बैठी। मेरे अलावा रोशनी के अलावा वार्ड में कोई नहीं था। मैंने रोशनी से पूछा, तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब थी। रोशनी ने कहा, बाजी सलमान ने शादी से पहले ही मेरी छोटी भाभी का बड़ा भाई रेहान मेरे घर आया करता था। वो पहले से शादीशुदा था। उसके 2 बेटियां थी। वो गिरिपुर का रहने वाला था और हॉस्पिटल में जॉब करता था। जब भी वो गिरिपुर से रामपुर मेरे घर आता, एक दिन रुक कर ही जाता। मुझे पसंद करने लगा था, मैं भी उसे चाहने लगी। वो भी जब रामपुर आता तो मैं उसकी हो जाती। रात को सबके सो जाने के बाद रेहान मेरे कमरे में आता और सबके उठने से पहले ही वो मेरे कमरे से निकल जाता। एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। यह बात मैंने रेहान को बताई तो उसी दिन रामपुर छोड़कर अपने गांव भाग गया। उसे यह बात अपनी बहन को बता दी। मेरी भाभी, मेरी सौतेली माँ ने काफ़ी दिनों तक मुझे दवाइयाँ खिलाई ताकि पेट से मेरा बच्चा मर जाए।
जब उनका यह उपाय काम न हुआ तो मुझे लेकर एक नर्सिंग होम में गए, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, नर्सिंग होम वालों ने अबॉर्शन करने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। मेरी सौतेली माँ की इतनी औकात नहीं थी कि वो मेरी ऊपर 2 लाख रुपया खर्च कर सके, इसीलिए उन्होंने मुझ पर ही नज़र बंद करना शुरू कर दिया और वक्त आने पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। वो बेटा मेरी भाभी ने अपने भाई रेहान को दे दिया। उसकी 2 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था, इसीलिए वो अपने बेटे की खुशी खुशी मुझसे छीन ले गया और मैं कुछ ना कर पाई। कुछ महीनों बाद ही मेरे घर वाले ने ज़बरदस्ती मेरी शादी सलमान से कर दी और मैं तब भी कुछ न कर पाई। इतना कहकर रोशनी रोने लगी। तभी उनके आंसू पोंछे और बोली, रोशनी, जो हुआ उसे भूल जाओ। रामपुर में तुम्हारा अपना कोई नहीं था, लेकिन मैं तो तुम्हें छोटी बहन मानती थी। फिर तुमने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? मेरे मुंह से यह सब सुनकर रोशनी मेरे कंधे पर सर रख कर उठाया और बोली, तुम्हें सगी बहन मानती हूँ, तभी तो यह सब तुमसे कह रही हूँ। सलमान से मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे रेहान का कॉल आया। उसने बताया कि उसकी बीवी तीसरा बच्चा पैदा करते वक्त हॉस्पिटल में ही मर गई। अब मेरी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था। उसे मेरी ज़रूरत न हो, लेकिन उसके यहाँ मेरा बेटा था, उसे मेरी ज़रूरत थी, इसीलिए मैं रेहान के पास जाना चाहती थी। रेहान से मेरी फ़ोन पर बातें होने लगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रेहान के पास चली जाऊंगी। मैं मौके की तलाश में लग गई। मैं चाहती थी कि सलमान को छोड़कर रेहान के पास भागकर चली जाती, लेकिन मेरे ऐसा करने से सलमान की बहुत बदनामी हो जाती। लोग कहते कि पहले बीबी के बारे में न जाने क्या क्या बातें करते थे। मेरे भाग जाने से लोगों की अफवाहें सच हो जाती। मैं सलमान से प्रेग्नेंट न हो जाऊं, इसके लिए मैंने सलमान से छुपाकर गर्भ निरोधक लेना शुरू कर दी। जब सलमान से मेरी शादी के 1 साल बीत गए और इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो सलमान को यकीन हो गया था कि कमी उसी के अंदर है। एक दिन सलमान ने पीर बाबा के पास जाने को कहा। मैं बेहद घबरा गई। मैंने सलमान से कहा कि पीर बाबा की दवा पहली बीवी पर ही ज़्यादा असर साबित होगी। वो बोला कि वो अपने पहले बीवी शगुफ्ता को छोड़ चुका है। अब मैंने ही तुम्हें मना कर लाने के लिए जोर दिया और वो मेरी बात मानकर तुम्हें मना लाया। तुम्हारी प्रेगनेंसी पर ही मेरी किस्मत टिकी हुई थी। तुम प्रेग्नेंट हो जाती तो मेरी सास गुड़िया बानो की नज़र मेरी औकात में न रह जाती और तुम्हारी प्रेग्नेंट होते ही सलमान पूरी तरह तुम्हारा गुलाम बन जाता, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में पलने वाला बच्चा सलमान की मर्दानगी का सबूत हो जाता। सलमान तुम्हारे इशारे पर नाचने लगता। तब मैं छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ जाती और वो मुझे तलाक दे देता। इसी तरह सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। मैं इसी तरह कामयाबी के लिए प्रेग्नेंट होना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने सलमान की अलमारी से तुम्हारी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट निकाली और मैंने मोबाइल पर तुम्हारी सलमान की मेडिकल रिपोर्ट्स को फ़ोटो खींचकर रेहान को व्हाट्सएप सेंड किया, तो ताकि तुम दोनों की कमजोरियों को मैं समझ सकूं, दवाई ले सकूं, तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। रेहान ने मुझे बताया कि सलमान की कमी नहीं बल्कि रूबी में है। तुम्हारे बच्चेदानी के रास्ते में चर्बी है, जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। उसने आकांक्षा हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर को, आरपी जैन को तुम्हारी रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने दवा लिखी, जो दवा मैं केमिस्ट शॉप से खरीद कर लाई और दवाइयों को पीर बाबा के दवाई से बदल कर तुम्हें देना शुरू कर दिया और मैं मिशन में कामयाब भी हो गई और तुम प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बाद सलमान तुमसे भी इंतहा प्यार करने लगा और मैं मौके की तलाश में थी। एक दिन मुझे मौका मिला और मैं सलमान को गुस्सा दिला दी। उसने मुझे तलाक दे दिया। मैं उसी दिन रेहान के पास गिरीपुर चली आई। 2 महीने तक रेहान के घर में छुप कर रही ताकि मुझे कोई ढूंढ ना पाए। फिर मेरे कहने पर ही रेहान ने गिरीपुर से अपना प्लॉट बेच दिया और हम लोग यहाँ गौतम नगर आ गए। हमने निकाह कर लिया है। हमने अपने निकाह की खबर अपने मायके वालों को भी नहीं लगने दी। रेहान पहले से ही आकांक्षा हॉस्पिटल में डॉक्टर आरपी जैन का असिस्टेंट था।
मुझसे निकाह के बाद रेहान ने मुझे भी इस हॉस्पिटल में नर्स के जॉब दिलवा दी और तब से मैं यहीं काम कर रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा इस वक्त 7 साल का हो चुका था। रेहान से निकाह के बाद मुझे एक बेटा और बेटी हुआ है जो इस वक्त 5 साल के हैं। रेहान की पहली बीवी के दोनों बेटियों को भी बड़ी हो चुकी है। उन दोनों बेटियों को मैं अपने बेटों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। परिवार बड़ा है, इसीलिए हम दोनों ही इस हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। मैं रोशनी के बातों को बड़े गौर से सुन रही थी और उसके चेहरे को गौर से पढ़ रही थी, देख भी रही थी। क्या यही वो रोशनी थी जिसे मैं बेवकूफ़ समझती थी? मैं तो अपने बच्चों को पीर बाबा की दवाओं का नतीजा मानती थी, लेकिन रोशनी ने मेरे इस अंधविश्वास को ख़त्म कर दिया। अगर सलमान और उसकी माँ अंधविश्वास पर भरोसा ना करते और शुरुआती में ही सलमान के किसी अच्छे डॉक्टर से मेरी अच्छी ट्रीटमेंट करवाते तो इसी वक्त मैं प्रेग्नेंट हो जाती और यह सब ना होता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।